नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत न्यूज 360 टीवी में। जैसे कि यूजीसी का नया कानून लागू होने वाला था, अभी कल सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है और लगातार इसकी तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं समाज में। अभी ये भी नहीं पता कि यूजीसी है क्या, क्यों लागू हुआ है, ये कानून है भी या नहीं। उसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं ज्ञानेंद्र सिंह अवाना जी, जिनसे हम बात करेंगे यूजीसी के बारे में, यूजीसी के नए नियमों के बारे में और उसका जो समाज पे असर पड़ेगा, खासकर युवा वर्ग पे, छात्रों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे भारत न्यूज 360 टीवी में। सर, जैसे ये यूजीसी कानून नया बनाया गया और इस पे जो नए नियम लागू होने वाले थे, पहले तो यूजीसी के बारे में अभी हमें पूरी तरह से जानकारी नहीं कि यूजीसी है क्या, इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। और जैसे ही खासकर सवर्ण और SC ST OBC, इनमें तरह तरह की भ्रांतियां हैं कि इसके आने के बाद कौन कौन से युवा छात्रों को, खासकर स्कूल में अगर उनको कोई एलिगेशन लग जाता है तो उनका लाइफ कहीं ना कहीं एक तरीके से खतरे में आ जाएगा, उनका फ्यूचर सिक्योर खत्म हो जाएगा। तो उसको लेके आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं जी कि ऐतराज़ जो है वो यूजीसी एक्ट पे नहीं है। ऐतराज़ है यूजीसी के जो रूल्स उस एक्ट के तहत बने हैं और जिनको हम कहते हैं यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर इंस्टीट्यूशंस जी रेगुलेशंस 2026। इसके ऊपर ऐतराज़ है। और ऐतराज़ क्या है कि आपने SC ST ये सब जोड़ लिया, OBC भी जोड़ लिया इसमें, तो रह जाते हैं केवल कुछ चंद जनरल कैटेगरी के लोग। उनका ऐतराज़ है और ऐतराज़ वाजिब भी है। वाजिब ये है कि कायदे में ये रूल्स, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं हमारे सूर्यकांत जी और बागची की जो बेंच है, उसने कल कहा कि भाई इसमें रैगिंग कहाँ है, क्योंकि ये वेमुला के डेथ के बाद ये कानून, ये रूल्स बनने थे, तो वो रैगिंग के हैं और रैगिंग किसी के साथ भी हो सकती है। हाँ, उस पे कास्ट नहीं हाँ, उसमें कास्ट नहीं है। मुझे एक किस्सा पता है कि जिसमें एक ब्राह्मण, वो लड़का आता था कॉलेज में और उसकी जो है चोटी थी जी, और चोटी पे लोगों ने इतना प्रताड़ित किया, इतनी रैगिंग की कि उसने सुसाइड कर लिया। हाँ, मल्टीपल ऐसे किस्से हाँ, आते हैं जनरल कैटेगरी का था। हाँ। तो रैगिंग तो कास्ट कर पूछ के होती नहीं। तो इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि पहली बात कि ये जो है एकदम वेग है, इसका मिसयूज हो सकता है, स्पष्ट नहीं है ये रूल्स, इसको जैसा चाहे इंटरप्रेट आदमी कर सकता है। ये जो वेगनेस है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने हिट किया, नंबर 1। नंबर 2 जो बात थी, उन्होंने कहा कि आपने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन क्यों रखा। स्टैंड सब ठीक है। ये दूसरा पॉइंट था कंसर्न का माननीय सुप्रीम कोर्ट का। और जो तीसरा, जैसा मैंने पहले कहा कि इसमें रैगिंग है कहाँ, इसको उन्होंने अच्छी तरह से क्लियर किया और उन्होंने कहा कि नहीं भाई, इसके ऊपर कमेटी बनाओ, कमेटी बना के इसको एग्जामिन करो और ये जो सारे पॉइंट्स हैं उनको निकालो, जिससे कि इसमें जो लोगों में आक्रोश है वो ख़त्म हो जाए। इस चीज़ को हाईलाइट किया गया है। वैसे ऐसे रूल्स हर जगह रहते भी हैं, ये यूजीसी का रूल है। यूजीसी का रूल इसलिए है कि यूजीसी ग्रांट देती है और वो ग्रांट पे वो स्कूल कॉलेज और वो चलता है। तो इसमें कई चीज़ें स्पष्ट हैं जो वेग मैंने कहा, जैसे एक SC दूसरे SC की कर सकता है, एक OBC ST की कर सकता है कंप्लेंट इक्विटी कमेटी को, पैनल को, करेक्ट। इसमें जेंडर शब्द का इस्तेमाल हुआ है
जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन, अब जैसे ही आप जेंडर की कहते हैं तो जितनी भी औरतें हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, वो सब उसमें शामिल हो जाती हैं। अब चाहे वो ब्राह्मण की बेटी हो चाहे कोई हो, सब शामिल हो गए। तो जेंडर का है, इसमें हैंडीकैप का है, हैंडीकैप में कोई भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये केवल ये नहीं है कि भाई जनरल के अगेंस्ट ही सब है। विद इन दिस कैटेगरी somebody can file the complaint of to the equity panel, और जो इक्विटी पैनल बनेगा कॉलेज वाइज इंस्टीट्यूशन वाइज, उसके जितने भी मेंबर्स होंगे उसमें कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि भाई ये नहीं होगा। उसमें कहा कि एक उस इंस्टीट्यूशन का होगा, एक सेक्रेटरी होगा, एक उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो जो 10 हैं उसमें से फिर भी 5-6 बच जाते हैं जो जनरल कैटेगरी के होंगे, डिसाइड करेंगे। और इसके बाद में ये डिसाइड होके, ये कोई पैनल सेक्शन नहीं है। पैनल सेक्शन कहते हैं कि मैंने सज़ा दे दी, ये कोई सज़ा नहीं दे सकते। इनके खिलाफ कोई इन्होंने डिसीजन किया है, यूनिवर्सिटी ने कुछ एक्शन लिया है, कोई बात हुई है, तो कोर्ट है आपके पास उस पे जाने के लिए। तो इतना हाइप करने की इसको आवश्यकता नहीं थी। ये तो मोटिवेटेड हाइप है मेरे हिसाब से, पर फिर भी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बिल्कुल सही कहा है कि इसकी वेगनेस को दूर करो और इसको कास्ट वास्ट से परे रखो। किसी के साथ रैगिंग हो सकती है, किसी के साथ भी ये डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, और जब डिस्क्रिमिनेशन हो, रैगिंग हो, यहाँ तक की नौबत आए तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। क्योंकि इसकी बैकग्राउंड में वेमोला ओबीसी का था तो इसलिए ओबीसी जोड़ दिया, ये कोई बात नहीं। सर अक्सर देखा जाता है, चाहे वो SC/ST एक्ट आया था जैसे, उस पर भी कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे केसेस आपने देखे होंगे कि झूठ के केसेस लगा दिए जाते हैं। उस पर कई सारे युवा हो गए जिनकी लाइफ, कई बार ऐसा होता है कि 20 साल उन्होंने झूठी सजा के तौर पे काट दिया, उनका पूरा फ्यूचर खराब हो गया। तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि जैसे UGC एक्ट आया तो इस पे भी काफ़ी सारे हमारे जो युवा वर्ग हैं काफ़ी इससे इफेक्टेड होंगे? बिल्कुल सही। मैं आपको एक बात बताऊं सॉरी, 2 एक्ट हैं, 2 तरह के एक्ट जो सबसे ज़्यादा कोर्ट ने मिसयूज्ड माना है। पहले नंबर पे जो प्रोविजंस हैं, एक्ट हैं रिलेटेड टू वीमेन, ख़ास तौर पे जो डोमेस्टिक वायलेंस है और ये जो इस तरह के हैं, इसको खुद टिप्पणी की हुई है कोर्ट ने, बहुत जगह की हुई है कि सबसे ज़्यादा मिसयूज्ड है। एक बहू का हुआ, उसके साथ ही उसने ननद को भी लिखवा दिया, सास को भी लिखवा दिया, चाहे वहाँ रहते हैं या नहीं रहते, पूरी फैमिली को करते हैं। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कमेंट किया है। ऐसा नहीं है कि जेन्युइन केस नहीं है, कुछ जेन्युइन केसेस भी हैं, पर मात्रा जो है फेक केसेस की ज़्यादा होती है। वो जानबूझ के इसका फ़ायदा उठा के करते हैं। और दूसरा जो है वो SC/ST एक्ट है जिसका सबसे ज़्यादा मिसयूज होता है। और अब इसमें सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे डिसीजन हैं। एक मुझे याद आता है अभी हाल फिलहाल का, उसमें उन्होंने कहा कि जैसे जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल है SC/ST एक्ट में, तो उन्होंने कहा कि इन पर्सनल कैपेसिटी व्हेन इट इज़ नॉट बीइंग हियर्ड बाय अदर्स, कोई दूसरा उसको सुन नहीं रहा है, 1 to 1 है, और कोई उसने बात कह दी है तो वो इस एक्ट के दायरे में नहीं आता। पब्लिकली कोई बात कही है जो उसको इंसल्टिंग है, ह्यूमिलिएटिंग है, वो आएगी। ये तो अभी रिसेंट जब तक गवाह नहीं है तब तक वो, जब पब्लिक की उसमें नहीं है तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसकी इंसल्ट तो जब होती है जब पब्लिक हो, ऐसा उनका ये है। तो उसका मिसयूज खूब हुआ। तो कभी भी लॉ में इस तरह की गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए, ऐसी वेगनेस नहीं होनी चाहिए कि उसका कोई मिसयूज करे। एग्जैक्टली यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो रेगुलेशंस हैं, रूल है, एक्ट तो है नहीं, रेगुलेशंस जो यूनिवर्सिटी UGC ने बनाए हैं वो वेग है,
it should be specific, certain, so as कि nobody can make misuse of it. ये क्लियर होना चाहिए। इसका भी हो सकता है, इसके तो ज़्यादा चांसेस, इसके ज़्यादा चांसेस है। और कई बार हम देखते भी हैं कि कोई भी नया कानून आता है, कोई भी नया रूल आता है, तो उसका यूज से ज़्यादा सर उसका मिसयूज देखते हैं आप। कोई भी कानून हो, देखिए एक तो मिसयूज़ किया उसने, जानबूझ के किया, ये किया, और एक उसको आप इतनी लिवरेज दे दें, इतना वो ऐसा ही ओपन हो कि उसको मिसयूज़ कर सके, तो कम से कम वो गुंजाइश जो आसानी से उसको मिसयूज़ करे वो कानून में नहीं होनी चाहिए। सर आपको नहीं लगता कि हमारे संविधान में कोई ऐसा कानून होना चाहिए जो जाति के उससे नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति को देखते हुए होना चाहिए? जैसे आप देखते कई बार, चाहे वो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, वो होते हैं कि आप देखते हैं समाज में कि उनके पास खाने के लिए भी नहीं होता, और बहुत सारे एससी एसटी ओबीसी हैं जो अच्छी खासी पोजीशन पे बैठे हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं। बिल्कुल, आपने बहुत वाजिब सवाल उठाया और सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पे इसके ऊपर अपने विचार दिए हैं। जैसे मैं कहता हूँ किसी एक रिजर्व कैटेगरी में जिसमें क्रीमी लेयर नहीं है, करेक्ट, 3 पीढ़ी से आईएएस है, उसे काहे को रिजर्वेशन की जरूरत है? जी। उसी कैटेगरी में जो दूर बेचारा बैठा है गांव में, गरीब, उस कैटेगरी का, उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूं कि दोनों कैटेगरी में जो एससी और एसटी है, क्रीमी लेयर होनी चाहिए। जब 3 पीढ़ी उसकी वहां पे आ गई तो चौथी पीढ़ी का क्या है, उसको एक को भी नहीं मिला। तो अब तो इसमें डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और विद इन जो क्लास है, विद इन दिस क्लास जो है, अब डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी है। सारा बेनिफिट एक इलीट ग्रुप जो है वो खा रहा है, इलीट ग्रुप खा रहा है। अब उसका एक का बच्चा पढ़ता है अच्छे पब्लिक स्कूल में, क्योंकि उसका बाप आईएएस है, वो अच्छी कोचिंग लेता है, उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं, और उसे कोटा भी है। और एक पढ़ रहा है सरकारी स्कूल में दूर गांव में, वो बेचारा कैसे compete करेगा? तो बिल्कुल इसमें भी होना चाहिए। हमारा मतलब है कि सारी जो क्लासेस हैं वो उनका अपलिफ्टमेंट, नॉट ऑफ फ्यू, कुछ का नहीं, सबका। हाँ, जैसे अब कई बार हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जिनका जो पुश्तों से चला आ रहा है, अगर उनके फादर आईएएस हैं, बेटा भी आईएएस है, फिर उनके बाद पीढ़ी चलती रहती है, और दूर गांव में बैठा उनको नहीं मिलता, रिजर्वेशन भी नहीं मिलता, क्योंकि उनको धक्के खाने पड़ते हैं। और लोग इतने बैठे होते हैं बीच में कि उनको वहां तक रिजर्वेशन तक वो पहुंच भी नहीं पाते। कैसे जाएगा? एक स्टार्ट कर रहा है यहाँ से रेस, एक स्टार्ट कर रहा है बीच में से, तो ऑलरेडी वो इतना कॉम्पिटेंट है कि वो यहाँ पहुँच गया अपनी एजुकेशन से, तो वो तो जो फिनिशिंग लाइन है उसको यहाँ से जल्दी टच करेगा। ये तो बेचारा बहुत एफर्ट करेगा, जब जाके इसको क्रॉस करेगा। वो आधी दूरी से दौड़ रहा है, ये पूरी दूरी से दौड़ रहा है, तो दोनों में फ़र्क तो है। कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम की भी कमी है। एजुकेशन, कोचिंग, अपब्रिंगिंग, कोई फ़र्क थोड़ी है। अब ये बेचारा, हम तो पढ़ते थे बचपन में भी, जहाँ कहानी आती थी कि फला गांव में एक बेचारा गरीब ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण को तो गरीब ही कहा गया है, ब्राह्मण कौन सा राजा था? ब्राह्मण गरीब था, लेकिन अपने बच्चों को एजुकेशन दी। कहाँ वो राजा था? ठीक है, पढ़ा लिखा था, एजुकेशन देता था, पर राजा तो राजपूत ही होते थे, ब्राह्मण तो शायद ही कोई रहा हो। तो सर, जैसे आप कल का ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो इस पे रोक लगाई है अगले डेट तक, 19 तारीख, जो 19 मार्च डेट दी गई है, तो क्या लगता है ये जो अभी रोक लगी है इसके कितने पक्ष में हैं आप, और जो फाइनल जो अभी एक डिसीजन आएगा 19 तारीख को, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं स्पष्ट कहता हूँ कि हर एक चीज़ का एक ऑब्जेक्टिव होता है। कोई भी कानून बनता है, कोई भी रेगुलेशन बनता है, बिहाइंड दैट देयर इज ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। वो कानून उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करता है कि नहीं, यही उसी की परिकाष्ठा है। अगर वो कानून उस ऑब्जेक्टिव को, उस उद्देश्य को नहीं सफल करता, नहीं एकम्प्लिश करता,
तो गलत है। किस बात के लिए कानून बनाया कि भैया डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए बच्चों में और रैगिंग नहीं होनी चाहिए। रैगिंग के बहुत सारे कारण हैं। मैंने खुद अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस भी है मेरा कि जो बच्चे मेडिकल में जाते हैं, जो इंजीनियरिंग में जाते हैं और ख़ास तौर पे हॉस्टल्स में, तो वहाँ पे वो सीनियर जूनियर क्या करते हैं, वहाँ पे कौन सी कास्ट आती है, वहाँ पे जो भी कुछ नहीं आता, वो कोई भी आता है, हाँ वो होती है। उसको रोकने की जरूरत है कि भाई इतना प्रताड़ित मत करो कि बच्चा स्कूल का कॉलेज का जो है कोर्स छोड़ के भाग जाए या सुसाइड कर ले। तो स्पष्ट रूप से कोई भी इसको एग्जामिन करे, कुछ भी इसमें तरमीम करें, कुछ भी इसमें अमेंडमेंट करें, ऐड करें, डिलीट करें, ये इस उद्देश्य को पूरा करें कि क्या वो बच्चा जो है वो आराम से पढ़ सकता है। उसको कोई अब एक वर्ड और चला अभी यूनिवर्सिटी में, इसमें सुनते हैं हम भी, इंट्रो बोलते हैं। कहते हैं वो सीनियर जो जूनियर का इंट्रो करेगा। मुझे तो बहुत दिन बाद समझ में आया कि इंट्रो का मतलब इंट्रोडक्शन है। इंट्रो करेगा और वो इंट्रो में क्या करता है कि उसको सारे कपड़े उतारो, उसको पर्सनल इंसल्ट करता है, तरह तरह का जो सीनियर जूनियर को करते हैं। अरे भाई इसको रोकना चाहिए और इसकी पेनल्टी वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वार्डन है, जो भी है, उनको सख्ताई से करे। फिर देखे कैसे हो जाएगा। हाँ, रैगिंग सर बहुत बड़े लेवल से देखने को मिलती है, खासकर इंजीनियरिंग कॉलेज। मुझे याद है एक मेरा सबऑर्डिनेट था, उसके लड़के को बेंगलोर में कहीं मेडिकल में जो है था, MBBS कर रहा था, और उसको बेचारे को इतना मतलब जो है हरास किया उस लड़के को रैगिंग के नाम पे। और फिर वो दिल्ली से गया, उसको अलग से हॉस्टल दिला दिया, सब कुछ कर दिया, पर वो इतना डिमोरलाइज हो गया कि वो लड़का आज किसी काम का नहीं, घर में बैठा हुआ, इतना टैलेंटेड लड़का, और अब जो है वो बेचारा साइकोलॉजिकली डिप्रेस हो चुका है। आप कहाँ से बात शुरू कर रहे हो और कहाँ इसको ले आए। अरे ये कानून उस चीज़ का है नहीं जिसके लिए बातें हो रही हैं और पॉलिटिकल रस्साकसी हो रही है। हाँ सर, इसका क्योंकि आप देख रहे हो कि जगह जगह उसका विरोध प्रदर्शन चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है, पुतले जलाए जा रहे हैं। उनसे किसी से पूछ के देखो कि तुम कितना जानते हो इसके बारे में। और UGC का मतलब है कि सिर्फ सवर्ण वर्सेस SC ST OBC, इनके बीच में कहीं ना कहीं सब अपना कोई भी इंटरप्रिटेशन करे। पर सर तो हमारे दर्शकों से कुछ आप एक स्पष्ट मैसेज देना चाहेंगे कि पहले UGC के बारे में या तो प्रॉपर जान लें। और मैं तो यही कहता हूँ, देखिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना एजेंडा है, चाहे पक्ष में है चाहे विपक्ष में। आप उस एजेंडा के तहत अपने आप को विक्टिम ना बनाएं। जो है कि रैगिंग ठीक नहीं होनी चाहिए, कोई भेदभाव ना हो। बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए गया, कॉलेज में पढ़ने के लिए गया, वो पढ़ाई पे रहे और इस तरह की चीज़ें उसको डाइवर्ट ना करें, उस बेचारे को अलग से ना ले जाएं। तो उसकी ज़रूरत है और उसी उद्देश्य से इसको समझना चाहिए। ये कोई SC ST एक्ट नहीं है कि भाई अब जो पहले एक्ट था SC ST एक्ट, अब वो हो गया SC ST और OBC एक्ट और एक थोड़े से लोग रह गए। ऐसे नहीं समझना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने इसे किया और ये मॉडिफाइड हो जाएगा, नॉट ए बिग डील। रूल ही तो है, कौन सा पार्लियामेंट पास करेगी जी। तो जैसे कि सुना आपने, अवाना जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि UGC है रैगिंग को रोकने के लिए है, और ऐसा नहीं है। अक्सर हम देखते हैं रैगिंग के बहुत सारे केसेस आते हैं, तो जो तरह तरह की भ्रांतियां फैल रही हैं उन पे ना फंस के पहले उसको अच्छे से जान लें। और डेफिनेटली अगर कोई रूल आता है तो अच्छे के लिए ही आता है, होता है उसका मिसयूज होता है, उसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अभी रोक लगाई है और अगली डेट भी दी है। अब आगे और कौन सी इस पे नए तथ्य हैं निकल के सामने आते हैं, और 19 तारीख को फाइनल इसका जो फैसला है क्या होता है, देखने वाली बात होगी। बने रहिए मेरे साथ, मैं अनन्या ठाकुर, कैमरा पर्सन सोलंकी के साथ।